हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 21/7/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कहता है कि किसे हाल ही में 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, हेले मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज। तो देखिए, 2023 के लिए आईसीसी महिला जो है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है हेले मैथ्यूज को चुना गया है। वर्ष 2015 में पूर्व कप्तान जो है स्टेफनी टेलर वेस्टइंडीज ने इस पुरस्कार को जीती थी। हेले मैथ्यूज वेस्टइंडीज की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं जिसे आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि मुंबई में संपन्न मिस जो है वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पे सजा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी मिसे चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा। तो देखिए, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज जो है मिसे चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा के सिर पे सजा है। भारत में 28 सालों बाद 71वीं जो मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में किया गया। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व सिनी सेट्टी ने किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जर्जों के पैनल ने कृति सेनन और पूजा हेगड़े तथा कार्यक्रम की सह मेजबानी पूर्व मिस वर्ल्ड मेगन यंग और भारतीय फिल्म निर्देशक करण जौहर ने किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय गायक शान, नेहा कक्कर और टेनी फक्कर ने प्रस्तुत दी। मिस वर्ल्ड 2024 में लेबनान की जो है यास्मीना आयरटोन ने जो है सिर्फ फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेंटर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सिंगापुर। तो आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन जो है सिंगापुर देश में किया जाएगा। समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा सिंगापुर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था निदेशक फोरम का आयोजन 6 जून 2024 को किया गया। आईपीएफ फोरम का उद्देश्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि परियोजनाओं में निवेश और तकनीकी की विकास को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने विदेशी जो सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह जो है किस देश में स्थित है। 34 का होगा ए, म्यांमार। तो भारत ने विदेशी 7वें बंदरगाह को जो है संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह म्यांमार देश में स्थित है। विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को म्यांमार के जो कलादान नदी पर स्थित संपूर्ण 7वें बंदरगाह के संचालन को संभालने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के बाद यह भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का दूसरा विदेशी बंदरगाह होगा। IPGL बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। म्यांमार के राखीन राज्य में स्थित 7वें बंदरगाह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक जो है महत्वपूर्ण घटक है। 9 मई 2023 को औपचारिक रूप से इस परियोजना का उद्घाटन हुआ है। इससे मिजोरम, त्रिपुरा राज्य और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बीच जो है कनेक्टिविटी में बहुत ही वृद्धि हुआ है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। सी ऑप्शन, सुंदरवन। तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन को सुंदरवन कहते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। मैंग्रोव का भारत में सुंदरवन क्षेत्र गुजरात के कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख क्षेत्र है। सुंदरवन में विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों में डेल्टा पर स्थित है। सुंदरवन का 40% भाग भारत में और शेष बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन को वर्ष 1987 और वर्ष 1987 भारत और 1997 बांग्लादेश में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के सुंदरवन वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व
की वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? छत्तीसगढ़ बी कोसी। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। इस नदी हिमालय की जो है चोटियों से लाई हुई सिल्ट अपने मुहाने पर जमा करके बार बार जो है मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जिससे प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। फिर इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यह नदी नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई धाम से निकलती है और कटिहार के जो है काढ़ागोला के समीप कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली जो 7 धाराओं यानी इंद्रावती, अरुण कोशी, ताम्र कोशी, सुन कोशी, तुमार कोशी, दूध कोशी और जो लुसु कोशी से मिलकर बनी है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी नदी है। अतः वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? ए ऑप्शन केशिका जल। तो देखिए, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल से मिलता है। केशिका जल मिट्टी के पानी का एक स्वरूप है जो केशिका क्रिया यानी बल द्वारा मिट्टी में जो संग्रहित कर रखा जाता है। इसका दाब वायुमंडलीय दबाव में कम होता है। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक पानी मिट्टी के पानी का एक रूप है जो न केवल छिद्रों में बल्कि मिट्टी के कण की सतह पर मौजूद होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हवा से नमी सोखने की प्रवृत्ति। मिट्टी में जो मौजूद कुछ जल मिट्टी के कणों के चारों ओर एक बहुत पतली और मजबूत जो फिल्म बनाता है। इसे हाइग्रोस्कोपिक जल कहते हैं। चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक केशिका होता है, उसके बाद दोमट मिट्टी और फिर अंत में रेतीली मिट्टी होती है। केशिका वह प्राथमिक बल है जो मिट्टी में पानी को बनाए रखने साथ साथ इसकी गति को जो है नियमित करने में भी सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है कहता विषुवतीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? बी ऑप्शन 43 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है ये 12,756.77 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। फिर देखिए, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर 42.77 किलोमीटर है, लगभग 43 किलोमीटर। पृथ्वी की आकृति जो है जियांड है। पृथ्वी की आकृति जियांड है। फिर कहता है कि यह जो है सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कहता यहाँ पे है किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो सी ऑप्शन 82.5 डिग्री पूर्व। तो 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर जो है भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का माध्य होता है जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर जो कि मिर्जापुर जिले के जो निकट नैनी में गुजरती हैं का समय संपूर्ण भारत के लिए मानक समय है। फिर इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो देशांतरीय अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने की समस्या समाप्त हो जाती है। भारत के सर्वाधिक पूर्व अरुणाचल प्रदेश की किबुती एवं सर्वाधिक पश्चिम गुजरात के जो गोहर मोती में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। फिर है कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग के बीच लगभग 30 देशांतर का अंतर होता है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,943 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम कितना है? 2,943 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जो है
उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। कहता भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो 40 का बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उपज देने वाली किस्मों को जो विकसित करने और उसके प्रयोग द्वारा उत्पादक बढ़ाने में उनके नेतृत्व और सफलता के लिए भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की पद्धति 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित थी कि उन्नत आनुवंशिकी वाले बीज, ठीक है, का उपयोग करना, मौजूद कृषि पर दोहरी फसल लगाना तथा कृषि क्षेत्र का निरंतर विस्तार करना। हरित क्रांति में होने वाले प्रमुख लाभ जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की समृद्धि और खाद्यान्नों की आयात में कमी। उसके बाद है पूंजीवादी खेती, लाभ को कुछ अंश में वापस लगाना, और कृषि से औद्योगिक विकास, ग्रामीण रोजगार एवं सृजन। हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज देने वाली मुख्य रूप से 5 फसलों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें शामिल है गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। फिर है कि दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति के जनक हैं। वे एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कुछ लोग आधुनिक कृषि का जनक मानते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो 41 का एक केटू। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी केटू को कहते हैं। केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, जो मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। हिमाद्री या बृहद हिमालय जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। फिर है कि इस श्रेणी में जो माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, और एनसीईआरटी के अनुसार अनंगा पर्वत जो है 8126 मीटर, और देखिए यहाँ पे जो है नंदा देवी 7816 मीटर, और कामेत 7756 मीटर, नामचा पर्वत 7782 मीटर आदि जो है ये महत्वपूर्ण शिखर है। नेक्स्ट कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, सी ऑप्शन, तो गोंडवाना लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, तो भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक जो है गोंडवाना लैंड का एक भाग था। इस प्रश्न के इंग्लिश वर्जन में, ठीक है, देखिए बीपीएससी ने इंडियन कॉन्टिनेंट दिया है, ठीक है, जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए गोंडवाना में जो अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप सहित यूरोप के प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप सहित आज के दक्षिण गोलार्ध के अधिकांश भूमि क्षेत्र शामिल हैं। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत में जो विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण जो है कैम्ब्रियन जो है काल में हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। भारत के पठारी भाग में क्रिटेशियस
काल में ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ है, जिससे दक्कन ट्रैप एवं काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। फिर है ओलिगोशीन काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है। मायोसीन काल में मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई है। शिवालिका एवं उत्तरी भारत के विशाल मैदान का आविर्भाव प्लायोसीन काल में हुआ है। हिमालय पर्वत के स्थान पर टेथिस सागर स्थित थी। हिमालय पर्वत विश्व के नवीनतम मोरदार पर्वत में से एक माना जाता है। हिमालय पर्वतमाला में विश्व के अधिकांश उच्चतम चोटियां अवस्थित हैं। बिहार में 1857 की क्रांति को जो किसने नेतृत्व किया था? बी ऑप्शन, कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 की क्रांति को कुंवर सिंह ने नेतृत्व दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ 11 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ था। बिहार में 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ, सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। फिर है कि बिहार के जगदीशपुर में ठीक है, कुंवर सिंह ने किया, जब 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी के जो विद्रोही सैनिक ने आकर बाबू कुंवर सिंह से मिलकर नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उसके बाद देखिए, कहता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी के बाद विद्रोह का नेतृत्व उसके भाई अमर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली पटना सिटी पुस्तक विक्रेता ने विद्रोह कर दिया। फिर 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम जो है नायक मंगल पांडे थे और अंतिम तात्या टोपे थे। तात्या टोपे पेशवा नाना साहब का सेनापति और मनुबाई जो है मरणिकार्णिका के गुरु थे। बिहार में विद्रोह को विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने दबा दिया। कहता राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? 44 का ए, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को स्वामी विवेकानंद के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। स्वामी विवेकानंद को 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। विवेकानंद ने शिकागो में संपन्न प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में वेदांत दर्शन का जो विश्वविख्यात भाषण दिया। उन्होंने अध्यात्मवाद और एवं भौतिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित कर कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिए जो 1900 में पेरिस में आयोजित हुआ। फिर है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रथम पुजारी थे। विवेकानंद ने कर्म योग, ज्ञान योग, शक्ति योग, भक्ति योग और राजयोग पुस्तक की रचना की है। भारत में नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। प्रसिद्ध आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद ने 1919 ईस्वी में दिल्ली जामा मस्जिद से राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों के किस समाचार पत्र के द्वारा जो प्रचारित किया गया था? 45 का बी, अमृत बाजार पत्रिका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका वर्ष 1868 ईस्वी में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू की गई। अमृत बाजार पत्रिका देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने हेतु रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, फिर है कि ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द कर दिया। फिर 15 जनवरी 1875 को स्टेट्समैन पत्रिका की शुरुआत रॉबर्ट नाइट ने की। तथा वर्ष 1865 में पायनियर की स्थापना इलाहाबाद में एक अंग्रेज जॉर्ज एलन ने की थी।
1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? 46 कवि महात्मा गांधी। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया। मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा किए गए आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम भूख आंदोलन था। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा पूरे मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया। उसने भी 35% बोनस देने को कहा। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रहीं। कहता बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताएं। 47 का सी यानी कार्यानंद शर्मा। तो देखें तो विकल्पों के अनुसार बिहार के वामपंथी नेता कयानंद शर्मा ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई। इस किसान सभा के संगठन को बिहार के गांवों में लोकप्रिय बनाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्थापना और प्रथम सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में, दूसरा सम्मेलन 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में, तीसरा सम्मेलन 1935 में हाजीपुर में सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। मोकामा क्षेत्र के बहरिया टाल क्षेत्रों के किसान द्वारा जमींदार उन्मूलन की मांग को लेकर बर्खास्त आंदोलन 1937 से 1939 में शुरू किया गया, जिसमें कार्यानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। कहता मुद्दी मैन कमेटी की किसकी प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? 48 का सी द्वैध प्रणाली। तो देखिए मुद्दी मैन कमेटी को द्वैध कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया। वर्ष 1924-25 में इस समिति का नेतृत्व पर अलेक्जेंडर मुद्दी मैन ने किया था। इसका गठन भारत की प्रशासनिक विकास और द्वैध शासन के मुद्दे पर चर्चा हेतु किया गया। इस समिति के प्रमुख सदस्य आपको सर अलेक्जेंडर मुंडी मैन, अध्यक्ष सर शिवस्वामी अय्यर, डॉक्टर RP प्रांजपे, सर तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, विजय चंद महताब। कहता भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा? 49 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो भारत में महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह कथन उपयुक्त में से किसी का नहीं है। देखिए बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है कि यदि अस्पृश्यता को भगवान मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भारत के अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है भारत के अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख नेता थे। राजनीतिक कारणों से कहता है राजनीतिक कारणों से जो है जेल जाने वाले प्रथम भारत के नेता बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे NN बनर्जी थे।
बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने होम रूल लीग की जो है सदस्यता ग्रहण कर ली। होम रूल लीग ने उदारवादी एवं नरपंथी दलों को एकजुट किया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक मृत्यु 1 अगस्त 1920 को अर्थी को उठाए थे। फिर गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है अजात शत्रु यानी जिसका कोई दुश्मन नहीं था की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठित करने में किसने आगे बढ़ा? तो डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस दोनों आगे बढ़े। राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में 1 दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। फिर है कि बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तथा इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। कहता इसे रूस एवं जर्मनी ने मान्यता दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, तमलुक, तलचर और सतारा में समांतर सरकार अस्थायी सरकार बनाई गई थी। तो ये कहता है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर इतना मीटर की दूरी तय करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो देखिए एक वृत्ताकार पथ तय की गई दूरी होगा परिधि, क्या होगा परिधि यानी 2πr। तो 7 वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी 7 गुने 2πr, ठीक है 7 गुने 2πr यानी होगा 14πr, ठीक। तो 14πr ये हो जाएगा किसके बराबर? तो ये हो जाएगा आपको 2200 बराबर 14πr, ठीक है। तो यहाँ से r का मान निकाल लीजिए तो कितना होगा 2200, ठीक है, बट्टा में 14 इंटू में 7 बट्टा में 22 यानी हो जाएगा 50 मीटर। कहता है यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता इतना है, इसके आधार का व्यास इतना है, तो टैंक की गहराई तो यहाँ से देखिए बेलनाकार टैंक की जो है रेडियस कितना होगा आधा यानी 7 मीटर, ठीक। अब बेलनाकार टैंक की धारिता दे दिया गया यानी πr² h कितना है 1848, ठीक। तो h बराबर हो जाएगा 1848, ठीक है, 8 में 22, ठीक है, गुना में 7 और नीचे में 7 गुने 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 12 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अतः यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, मान लीजिए संख्या x है तो इसका 8वां भाग 30 है, तो कह रहा था यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 240, तो कह रहा है कि उसका 62% यानी 240 का 62%, तो ये हो जाएगा 148.8। नेक्स्ट कहता है एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए? तो प्रतिशत जो है प्रतिशत कमी हो जाएगा आपको 25/100 प्लस 25 गुना में 100, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल इतना हो? तो यहाँ पे देखिए कहता है इतना को किस संख्या से विभाजित करें, ठीक है, इतना को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल जो है इतना प्राप्त हो। तो यहाँ पे इसी से भाग दे देते हैं 4/9 के पावर -2 से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको देखिए ये जो है 2/3 सॉरी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा अभिष्ट संख्या जो हो जाएगा 3
इतना को किस संख्या से विभाजित करें? तो -2/3 के पावर -3 मान लीजिए। इसको यदि आप x से विभाजित करते हैं तो भागफल जो है, भागफल कितना प्राप्त होता है? भागफल प्राप्त होता है 4/9 के पावर -2। 4/9 के पावर कितना? -2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का, देखिए यहाँ पे x का मान, तो यहाँ पे देखिए, या फिर ये हो जाएगा, क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए। तो 3/2 का क्यूब, ठीक, इसको भाग दे दीजिए 9/4 के पावर -2 से, ठीक। यानी इसको पलट देंगे तो -3/2 का क्यूब, ठीक, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको भाग दे देते हैं 4/9, ठीक है। 4/9 है, इसके पावर कितना है? -2। तो ये 3 का क्यूब -27/8। इसको फिर देखिए -2 है तो 9/2 कर दीजिए। तो यहाँ पे तो भाग में ही होगा, ठीक है। ये जो है किस में होगा? भाग में ही होगा। तो ये होगा 9/4 की पावर +2, ठीक है, +2, यानी 27/8 गुने 4 के स्क्वायर 16, फिर भाग को गुना में चेंज कीजिए, इतना, यानी 8 दूनी 16, 27×3 = 81, -2/3। ए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 56। देखिए इतना बराबर इतना, तो इतना का मान क्या होगा? तो x, यहाँ से आप x² + 1/x² बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2, यानी कितना? 23। फिर x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 हो जाएगा 23 का स्क्वायर और -2, यानी हो जाएगा 527, बी ऑप्शन। फिर कहता है 57, कहता है कि एक थैले में इतना इतना रुपए के सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य इतना है, तो दो रुपया के कितने सिक्के हैं? तो देखिए मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या क्रमशः 2x, 3x, 4x, ठीक है। तो 5 रुपया के 2 तो 5 दूनी 10x, 2 रुपया के 3 तो 3 दूनी 6x, 1 रुपया के 4 तो 4x। ये किसके बराबर होगा? ये होगा 2000 के बराबर। यहाँ से 20x का मान 2000, तो x का मान 100, x का मान 100। तो थैले में 2 रुपया के कितने हैं? 3x, तो 3 गुने 100 कितना होगा? 300, बी ऑप्शन, सॉरी ई ऑप्शन। 57 का होगा ई। कहता एक जो है समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से इतना अधिक है, 58। तो मान लीजिए कि हम बहिष्कोण यदि x मानते हैं तो एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से, अंतःकोण बहिष्कोण से 108 अधिक है, ठीक है। तो बहिष्कोण को यदि x मानते हैं तो अंतःकोण क्या होगा? x + 108, ठीक। अब देखिए अंतःकोण प्लस बहिष्कोण का जोड़ 180 होता है, तो 2x + 108 = 180, 180। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? 36, x का मान निकल जाएगा 36। अब जब यदि x का मान निकल गया तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना होगा? 360/बाह्यकोण, बहिष्कोण कितना? 36, भाग दे दीजिए 10, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके जो उत्पादन में उपयोग होता है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए जिंक ऑक्साइड के उपयोग के संबंध में उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। कहता है जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से घोलकों, विस्फोटकों एवं पेंट के उत्पादन में उपयोग होता है। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी पदार्थ है, यह अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके जिंक लवण बनाता है और मजबूत क्षारों के साथ जो है जिंकेट बनाता है। जिंक ऑक्साइड नम वायु हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके जिंक ऑक्सीकार्बोनेट बनाता है। जिंक ऑक्साइड में जो सूजन रोधी और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO सूत्र वाला एक अकार्बनिक यौगिक है। यह आमतौर पर एक सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है जो पानी में लगभग अघुलनशील होता है। जिंक ऑक्साइड पाउडर का व्यापक रूप से उपयोग प्लास्टिक, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, कांच, सीमेंट, रबर, पेंट, ठीक है, मलहम, उसके बाद चिपकने वाले पदार्थ, सीमेंट, रंग द्रव आदि में किया जाता है। इसका खाद्य पदार्थ जो है जिंक पोषक तत्वों का स्रोत ठीक है, बैटरी, फेराइट, ठीक है, फेराइट, अग्निरोधी, प्राथमिक चिकित्सा, टेप आदि सहित कई सामग्री और उत्पादकों
उत्पादकों के एक योजक के रूप में किया जाता है। जिंक वाइट का उपयोग पेंट में पिगमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग जो है कागज के लिए जो कोटिंग में भी किया जाता है। कहता है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संचरण नियम का उपयोग होता है? तो ई ऑप्शन। लेंज के नियम के संबंध में उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए ऊर्जा के संरक्षण नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेंज के नियम की परिभाषा से हम जानते हैं कि प्रेरित धारा हमेशा उस कारण द्वारा विरोध की जाती है जो उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए लेंज के नियम का उपयोग किया जाता है। लेंज के नियम में ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में होता है जो कुंडली से जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बी ऑप्शन, यानी पॉलीसेकेराइड। तो मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन शरीर के लिए महत्वपूर्ण जो ऊर्जा भंडार है। ठीक है, ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना स्टार्च एमाइलोपेक्टिन के समान होता है। ग्लाइकोजन एक जो है बहुशाखीय पॉलीसेकेराइड है जो शरीर में ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। मनुष्य सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है क्योंकि हमारे पास इस जटिल पदार्थ सेलुलोज को तोड़ने के लिए उपयुक्त एंजाइम की कमी होती है। ग्लाइकोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज भोजन के बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद जो है परिसंचरण में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसमें दिखाई देता है? बी ऑप्शन। तो दांत कोशिका अरक्तता। तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन जो है दांत कोशिका अरक्तता में दिखता है। फिर कि सिकल सेल एनीमिया के संबंध में हीमोग्लोबिन सिकल के आकार का हो जाता है। इस प्रकार एक दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता। सिकल सेल रोग जो है एक वंशानुगत हीमोग्लोबिन विकार है। सिकल सेल रोग का आनुवंशिकी उत्परिवर्तन द्वारा जो है चिन्हित होता है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी अपने सामान्य गोल आकार के बजाय अर्ध चंद्राकार आकार धारण कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए एनीमिया जो है ये जिसमें लौह अल्पता से होने वाला एनीमिया और सिकल सेल रोग शामिल होता है। ठीक है, और रक्त स्राव संबंधी विकार जैसे हीमोफीलिया है। थक्के संबंधी विकार रक्त के थक्के जैसे थ्रोम्बोफीलिया है। रक्त कैंसर जिसमें ल्यूकेमिया, लिम्फोसिस और माइलोमा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? सी ऑप्शन, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक दवाई उत्पादन में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इथेनॉल का उपयोग जो है मेडिकल वाइप्स और सबसे आम जीवाणुओं हेड सैनिटाइजर जेल में लगभग 62% की सांद्रता में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इथेनॉल जीवों के प्रोटीन को विकृत करके उनके लिपिड को जो है घोलकर उन्हें मारता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 15 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 380 mm दाब पर ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड है। यदि ताप को परिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग का मान होगा 64 का हो जाएगा। डी ऑप्शन। तो देखिए ध्वनि का मान, तो दाब के परिवर्तन का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कहता ध्वनि तो 340 यहाँ पे इतना ही होगा क्योंकि दाब के परिवर्तन का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग का मान वही होगा अर्थात 340 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है। प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ता है। आर्द्रता ध्वनि की चाल आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है। शुष्क वायु का घनत्व
अधिक जबकि आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है। शुष्क वायु का घनत्व अधिक जबकि आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है, जिसके कारण ध्वनि की चाल अधिक होती है। माध्यम की गति, तो माध्यम की गति की दिशा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक जबकि इसके विपरीत कम। नेक्स्ट है कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है तब 2 घंटे में कितने जो है जीवाणुविक निर्मित होंगे? 65 का डी। तो देखिए जीवाणुविक कोशिका का एक विभाजन में लगा समय यानी कितना टी हाफ जो है 15 मिनट, तो कुल समय कितना होगा? 2 घंटा। ठीक है, कुल समय 2 घंटा, तो कुल समय यानी ये हो जाएगा 2 घंटा यानी 120 मिनट। ठीक है, तो कुल समय होगा एक विभाजन में लगा समय गुने एन। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा टी हाफ गुने एन, टी हाफ गुने एन, टी हाफ गुने एन, यानी एन बराबर या फिर एन बराबर देखिए सॉरी एन बराबर होगा टी बाई टी हाफ, टी बाई टी हाफ 120/15 यानी कितना 8। तो कुल जीवाणुविक संख्या जो हो जाएगा 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 8 बराबर 256। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किस संरचना में स्पष्ट होता है? ये ऑप्शन कोशिका भित्ति में। तो पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर कोशिका भित्ति संरचना में स्पष्ट होता है। पादप कोशिका और पशु कोशिका के बीच अंतर, जैसे देखिए पादप कोशिका एक कठोर कोशिका भित्ति से घिरी होती है। ठीक है, और किसी जंतु कोशिका, किसी प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति देखी जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटे रिक्तिकाएँ देखी जाती हैं। कहता पादप कोशिका में यह जो है आकार में बड़ा तथा आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका में यह आकार में छोटा और तथा गोलाकार होता है। पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, पशु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होते हैं। ठीक है, फिर है कि पादप कोशिकाओं में पक्षमाभी सिलिया नहीं होता है और पशु कोशिकाओं में पक्षमाभी सिलिया होता है। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम बहुत दुर्लभ होते हैं, जंतु कोशिका में लाइसोसोम होते हैं। फिर कहा था कि फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? बी ऑप्शन कुवैती दिनार। कुवैती दिनार फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। एक कुवैती दिनार होता है 272.76 भारतीय रुपये के बराबर। एक भारतीय रुपया 0.003 कुवैती दिनार के बराबर है। नेक्स्ट कहता है कि PM नरेंद्र मोदी ने 8 जो है अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? ए ऑप्शन सोलापुर। तो PM मोदी ने जो 8 अगस्त परियोजनाओं की शुरुआत 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर शहर से की है। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 2000 करोड़ लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। फिर है IIT मद्रास ने मोबिलिटी सिमुलेशन लैब जो है लॉन्च करने के लिए किसके साथ जो है करार किया है? तो 69 का सी अल्टेयर। तो देखिए IIT मद्रास ने मोबिलिटी सिमुलेशन लैब करने के लिए अल्टीमेयर के साथ जो है करार किया है। IIT मद्रास के लिए सिमुलेशन हाई फॉस्फोरस कंप्यूटिंग और AI में समाधान प्रदान करने वाली जो वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी अमेरिका स्थित अल्टीमेयर के साथ मोबिलिटी सिमुलेशन लैब शुरू करने हेतु करार किया। नेक्स्ट है कि अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? बी ऑप्शन सिलियन मर्फी। तो अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है सिलियन मर्फी ने जीता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड 16 मई 1929 इसमें दिया गया था। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में प्रस्तुत किए गए जिसमें दिया गया। ठीक है, ओपेनहाइमर जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है सिलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है एम्मा स्टोन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।